प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कहीं न कहीं आदिवासी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, लूट, दमन और उसी के साथ में आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार नहीं देना और उनके संवैधानिक अधिकारों का अपमान करने का काम यहाँ का शासन प्रशासन करता। जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में अभी दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश सरकार पेशा का नियम बनाकर यहाँ लागू किया, लेकिन बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश में 23% आदिवासी है और 23% आदिवासी का जो इलाका है उस इलाके में पेशा कानून केंद्र सरकार ने 1996 में लागू कर दिया और मध्य प्रदेश सरकार जो है अभी जो है उसका नियम बना रही और नियम भी जो है तोड़ मरोड़ कर जो है बनाया। जिस प्रकार से कानून में आदिवासियों के अधिकार है उसी अधिकार को तोड़ मरोड़ कर जो है मध्य प्रदेश सरकार ने नियम। अब पेशा कानून बना है, पेशा कानून के हिसाब से पेशा कानून की धारा 4 के तहत हमारे गांव के अंदर आने वाला सभी सामुदायिक संसाधन के ऊपर हमारी गांव की ग्राम सभा का नियंत्रण। उसके बाद में हमको जो है रूढ़िगत व्यवस्था से हमारे गांव का संचालन करना और हमारे गांव में जिस प्रकार से हमारे परंपरागत जो व्यवस्थाएं चली आ रही है उस व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए उस व्यवस्थाओं का पालन करने का काम हमारा। जैसे जो व्यवस्था हम अगर कहेंगे कि क्या है हमारे गांव की पारंपरिक व्यवस्था, बहुत सारे साथियों ने कहा जैसे कि भारत सरकार भारत में आदिवासी नहीं है, ऐसा जो है हलफनामा संयुक्त राष्ट्र संघ में 1993 में पेश किया। उस समय जब हमको पता चला कि भारत सरकार ये बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं, तो जुलाई 1993 में मैं भी संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी का प्रूफ देने के लिए गया। उस समय मैंने कहा था कि मैं आदिवासी हूं। तो जब हलफनामा पेश किया था उस समय भारत का प्रतिनिधि जयंत प्रसाद नाम के सरकारी IAS अफसर जाकर यह हलफनामा सरकार की ओर से पेश किया था और जिस समय हम गए थे उस समय जो है चक्रवर्ती करके IAS अधिकारी हमारे साथ में थे, सचिव रैंक के। तो जब मैंने कहा कि मैं भारत का आदिवासी हूं, भारत से आया हूं, तब उसने कहा कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और ये भारत का आदिवासी नहीं है या भारत का आदमी नहीं है, ये तो पाकिस्तान का दलाल है, हमारी देश की सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए आया। तब जाके मैंने कहा कि मैं आदिवासी हूं, मुझे प्रूफ करने का मौका दिया जाए। तब जो है अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, आप प्रूफ करके दिखाओ कि आप भारत के हो और आदिवासी। तब मैंने जिस प्रकार से हमारे यहाँ SDM प्रमाण पत्र बना के देते हैं जाति और मूल निवासी, तो वो जाति और मूल निवासी का प्रमाण पत्र मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया। उनको कहा कि मैं गजानन, मेरे पिताजी का नाम आप सिंह, निवासी जो है मैं चाटली का हूँ और तहसील मेरा पांचेमल और जिला खरगोन, मध्य प्रदेश का मैं मूल निवासी हूँ। ये मूल निवासी का प्रमाण पत्र मैंने तो लिखा है, लेकिन उसके नीचे जो है सील और साइन जो है इन्हीं प्रतिनिधि के साथी ने जो है साइन और सील करके प्रूफ करके दिया है कि मैं जो है चाटली गांव का निवासी हूँ, खरगोन जिले का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश राज्य का निवासी हूँ और भारत का रहने वाला हूँ।
तो ये प्रूफ जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है भारत सरकार मुझे बोल रही है मैं भारत का हूँ। दूसरा प्रमाण पत्र मैंने दिया जो मेरी जाति का प्रमाण पत्र था। मेरा नाम गजानन प्रताप सिंह, जाति बारेला, उपजाति जाति आदिवासी, उपजाति बारेला, निवासी आया के वो प्रमाण पत्र पेश। तो दोनों प्रमाण पत्र जो है मैंने जो पेश किए थे वो दोनों प्रमाण पत्र के नीचे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्म अधिकारी का जो है हस्ताक्षर और सील लगाकर जो है दिए थे। तो वो उस आधार पे फिर भी वो कहा कि भारत में आदिवासी नहीं है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था, मेरे पूर्व साथी ने कहा था, लेकिन ये जो है प्रमाण पत्र भी इनके नकली। तब जाके मैंने कहा ये अगर नकली साबित कर दे तो मैं वापस चले जाऊंगा, लेकिन मुझे और भी जो है प्रूफ करने का अवसर दिया जाना था। तब जाके उन्होंने कहा कि आप अपना सबूत दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि आदिवासी भारत में रहता है, उसकी जो है भाषा अलग है, उसकी रीति अलग है, उसका पहनाव अलग है, उसका जो है काम करने का तौर तरीका अलग अलग है, और उसके देवी देवता अलग है, उसकी पूजा पद्धति अलग है, उसके जो है नाच गाने अलग है, उसका वाद्य यंत्र अलग अलग। और वो अभी सरकार जो है अभी अभी आई हमारे देश में, लेकिन सरकार से पहले जो है हम लोग भारत में रहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मैं आदिवासी इसलिए हूं कि भारत में इन्होंने कहा क्या कि कहा था कि अनेक जाति और धर्म के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग भारत में निवास करते हैं, उनमें से ये एक है, ऐसा मुझे समझते हैं, लेकिन मैं उनमें से भी अलग हूं। वो कैसे? क्योंकि मेरी जो पूजा करने की जो तरीके हैं वो जो है, जैसे हम लोगों ने पूजा करा, यहाँ गोबर से लिपा, लिपने के बाद में फिर जो है यहाँ चावल है, ज्वार है, उड़द है, सिंदूर है, तेल है, तो हम जो है पूछते समय बोलते हैं कि शिव माँ ने, धरती माता, चांद ने, सूर्यमल ने, दाता ने, दोगड़ा ने, हवा ने, पवन ने, झाड़ ने, बीड़ ने, कीड़ा ने, मकोड़ा ने, सारे चीज के नाम से हम जो है पूछते हैं, और उसी के साथ में हम प्रकृति को पूछते हैं, चांद, हवा ने, पवन ने, हम इस तरह से पूजा करते हैं। दूसरे लोग कैसे पूजा करते हैं? दूसरे लोग, हिंदू पूजा करता है, कोई मूर्ति होगी तो मूर्ति के ऊपर जो है ऐसे करके जो है वो फूल चढ़ाता, हम नीचे चढ़ाते हैं। हिंदू मूर्ति की पूजा करता है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हिंदू और आदिवासी में जो है ये अंतर। दूसरा जो है मुसलमान समाज, मुसलमान धर्म के लोग, वो दीवाल को पूजा करते हैं, वो दीवाल की पूजा करते हैं, और हम प्रकृति की पूजा करते, तो हम मुसलमान भी नहीं। दूसरा, ईसाई जो होते हैं, ईसाई धर्म जो है वो कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो हमारे से अलग है। वो कृष्ण की पूजा करते तो हम जो है प्रकृति की पूजा करते। हिंदू मूर्ति की पूजा करते तो हम प्रकृति की पूजा करते। तो अनेक धर्म के लोग भारत में रहते हैं, वो उन अलग धर्म के लोगों से भी हम अलग है। हमारे देवी देवता अलग, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे वार त्योहार अलग। उनके त्योहार कैलेंडर से चलते हैं, हमारे त्योहार प्रकृति से चलते हैं। प्रकृति में जब भी पानी गिरेगा, फसल उगेगी, उगने के बाद में चारा जानवर खाने लायक हो जाएगा तो हमारी नीलठी पूजा होती। फिर जो है फल लगेगा, फल खाने लायक होगा तो हम नवाई पूछते हैं, नवाई करते हैं। उसके बाद में जो है हम दिवाली करते, दिवाली खेत का जो है सारा फसल पक जाता है, उसके बाद में हम लोग खलियान में ले आते हैं। उस समय गेहूं बोने के पहले बीज का समय फुर्सत का होता है, तो हम दिवाली करते हैं। और दिवाली नवाई जो भी हमारा त्योहार होता, कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता, प्रकृति के हिसाब से होता, गांव के हिसाब से होता। गांव में, किसी गांव में अगर कोई बीमार होगा, कोई मर गया है,
कोई जो है दुख में है, किसी के जानवर की बीमारी में परेशान है कोई गांव, तो ऐसे समय पे जिस गांव में दुख होता जानवर का या इंसान का या किसी भी प्रकार का दुख होता है, तो उस गांव की दिवाली आगे पीछे भी मनती है। हमारी दिवाली, हमारी नवाई एक समय नहीं मनती। लेकिन दूसरों का, हिंदू का फिक्स त्योहार है, मुसलमान का फिक्स त्योहार है, ईसाई का फिक्स त्योहार है, और वो त्योहार जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं और हम कैलेंडर के अलग से हमारे वार त्योहार चलते हैं। दूसरी बात, हम लोगों के जो है वाद्य यंत्र है। हमारे वाद्य यंत्र जो है, हम ढोल बजाते हैं, मांदल बजाते हैं, कुंडी बजाते हैं, थाली बजाते हैं, ढोलिया बजते हैं, फेफारिया बजता, उनका जो है बैंड बाजा बजता है। तो उनका बैंड बाजा, हमारे जो है वाद्य यंत्रों के वाद्य यंत्र में अंतर है, इसलिए हम आदिवासी है और वो उनका दूसरा धर्म है, हमारा आदिवासियों का अपना अलग धर्म। उसी के साथ में जब नाच गाना होता है, गाने हमारे होते, तो हमारे गाने जो है हर समय जो है प्रकृति के साथ में जुड़ के हम गाना गाते हैं, प्रकृति को जो है लेके हम गाना गाते हैं, अनाज को लेके गाना गाते हैं। शादी करते हैं तो शादी के गाने हमारे अलग होते हैं, उनके गाने अलग होते हैं। हमारा नाच अलग होता है, उनका नाच अलग होता है। उनका नाच बैंड बाजा बजता है, तो शादी में एक लड़का या लड़की कोई फिल्मी दुनिया का गाना गाते हैं, और फिर बाद में एक लड़का या एक लड़की जो है हीरो की या हीरोइन की स्टाइल में डांस करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई किसी की शादी होती है, तब जो है ढोल बजता, मांदल बजता, ढुलिया बजते, फेफारिया बजता, थाली बजती, कुंडी बजती, तो नाचने के लिए काका नाचता, बाबा नाचता, दादा नाचता, दादी नाचती, नानी नाचती, नाना नाचता, और भतीजा नाचता, भाई नाचता, सब नाचने वाले रहते, देखने वाला कोई नहीं रहता। तो ये अंतर जो है उनमें और हमारे में है, इसलिए हम आदिवासी हैं और वो गैर आदिवासी है। तो भारत में हम आदिवासी रहते हैं, ये प्रूफ करके जो है जुलाई 1993 में मैं करके आया था। उसके बाद में ये निवेदन करके आया था कि जिस ढंग से आदिवासियों के ऊपर तरह तरह के अन्याय अत्याचार हो रहा है, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जो नेता लोग हैं अलग अलग दल के, वो सारे लोग मिलके जो है हम आदिवासियों को के ऊपर बारी बारी से अन्याय किए हैं। उस अन्याय को रोकने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग जो है जांच कमेटियां बिठाई थी, जिसमें ढेवर कमेटी है, आदिम जाति अनुसूचित जाति जमाती की कमेटी है, ऐसे अनेक कमेटियों ने जांच करके जो है आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को कचरे पेटी में डाल दिया और आदिवासी के विकास के लिए जो है उस कमेटी के आधार पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो हम निवेदन करते हैं, मैं निवेदन करता हूं माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को कि आप जो है भारत सरकार को कहें कि आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलकर जो है उनको जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। और मैंने ये भी निवेदन किया था कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा तैयार किया है, उस घोषणा को हमारे तरफ से जो है जल्दी से जल्दी वो घोषणा आप तैयार करके पूरे दुनिया में आदिवासी वर्ष मनाने का काम करेंगे। ऐसा आप भाषण में संयुक्त राष्ट्र संघ में देके आया था और अगस्त में फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी के लिए सारी चीज अलग है, तो आदिवासी के लिए संविधान भी अलग से, संविधान में आदिवासियों के लिए अलग प्रावधान रखा है। आदिवासी के लिए जो है इलाके घोषित किए, उस इलाके में जो है जिस प्रकार से जो है हम अगर आजादी के बाद की बात करेंगे
यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पंचशील सिद्धांत जो है लागू किए थे। उस पंचशील सिद्धांत में आदिवासियों के लिए जो है अलग व्यवस्था थी। क्या थी? आदिवासियों की जमीन कोई लेगा नहीं, आदिवासी के यहाँ जो है कर्ज कोई देगा नहीं, आदिवासी के यहाँ शराब कोई बेचेगा नहीं, आदिवासी के यहाँ जो है पुलिस जबरदस्ती जाएगा नहीं, आवश्यकता अनुसार सरकार के कार्यक्रम जाकर आपके गांव में अगर कोई पटवारी है, मास्टर है, आंगनवाड़ी है, फॉरेस्ट वाला है, तहसीलदार वाला है या तो पुलिस वाला है, आपकी ग्राम सभा के बिना सहमति से आपके गांव में उनका विभाग का कोई भी काम करना नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा यहां हो रहा है। बोरी गांव की ग्राम सभा ने बिरसा मुंडा का गाता बिठाने का काम किया और यहाँ का एसपी जो है यहाँ के कार्यकर्ता को पूछ रहे हैं कि आपने जो है एक धारा 144 के होते हुए गाता स्थापना कैसे कर दी। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, कोई हमारा आदिवासी, कोई हमारा भाई मरता है, तुमको पूछ के गाड़ते हैं क्या? हम ये हमारी परंपरा है क्या? कोई मरता है तो पुलिस को बोलते हैं क्या? कोई जो है मारवा करते हैं तो पुलिस को पूछते हैं। किसी की बेटी का, किसी के बेटे का अगर शादी करते हैं, इनको पूछते हैं क्या हम? कानून भी ये बोला है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा ही उसका संविधान। मेरे कई सारे साथियों ने कहा मेरे से पहले, तो हमारी रूढ़ी प्रथा क्या है? जब कोई बच्चा पैदा होगा माँ की पेट से, तो हम पुलिस को पूछने जाएंगे कि मेरी पत्नी के पेट में दुख रहा है, बच्चा पैदा करने दूं या नहीं करने दूं? तो हर चीज में पुलिस जो है, गांव के अंदर कोई व्यापारी किसी गरीब किसान को पैसा उधार देता है, कर्जे से देता है, तो बिना ग्राम सभा के पूछे से वो किसी भी आदिवासी को जो है कर्जा नहीं दे सकता है। उसके बाद में अगर कोई गैर आदिवासी या तो कोई बैंक हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, उसने अगर जो है किसी आदिवासी को क्रॉप लोन दिया हो या किसी योजना के तहत लोन दिया हो, उस योजना का उसको लाभ मिलना चाहिए और मिलने के बाद में भी वो ग्राम सभा से सहमति लेना चाहिए, तब देना चाहिए। देते समय तो ग्राम सभा का सहमति प्रमाण पत्र लेते हैं, लेकिन वसूली करने से पहले ग्राम सभा से कोई नहीं पूछता। तो पेशा कानून के तहत यह कहा गया है कि कर्जा देने के पहले उस गांव की ग्राम सभा से सहमति लेना और वसूली करने से पहले भी उस गांव की ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य। लेकिन ये चीज हम बोलने जाएंगे थाने में कि ये गैर संवैधानिक काम, ये बैंक या ये जो है दुकानदार, ये व्यापारी जो है हमारे गांव में गैर संवैधानिक रूप से कर्जा दे रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे। क्यों? क्योंकि जो है वहां डर लगता है पुलिस को, और यहाँ आदिवासी है, आदिवासी समझता नहीं है, इसलिए आदिवासी को डराने का काम करते। अब आदिवासी जो है डरने वाला नहीं है, अब आदिवासी समझ गया है, आदिवासी अपने हक को जानता है, अपने अधिकार कैसे लेना वो भी जानता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कर्ज वसूली जब करते हैं, तो पुलिस को मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि कर्ज देने के पहले रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कर्ज देने वाले को तहसीलदार से लेना पड़ता है, और तहसीलदार अभी तक जो है किसी भी एक को या किसी भी व्यापारी को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं दिया है। अवैध रूप से कर्जा जो है हमारे आदिवासी इलाके में दिया जाता है और अवैध रूप से वसूली की जाती है। तो जो अवैध रूप से जो काम करता है, गैर संवैधानिक रूप से जो काम करता है, उसके ऊपर संवैधानिक रूप से कार्रवाई क्यों नहीं करते थे? तो ये काम ये अगर नहीं करते हैं तो इनके ऊपर भी हमको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि संविधान में काम करने के लिए जिसको जो है अधिकार दिया है, वो अगर काम नहीं करता है
तो उसको हटाने या उसको बदलने के लिए भी ग्राम सभा को ये अधिकार है कि ग्राम सभा जो है छोटे कर्मचारियों को जिस प्रकार से वो गांव सभा या ग्राम सभा के विरुद्ध में काम करता है, तो ग्राम सभा उसके विरुद्ध में प्रस्ताव पास करके संबंधित अधिकारी को देगा, तो तुरंत संबंधित अधिकारी उसकी तनख्वाह रोक देगा। उसके बाद में अगर ज्यादा गंभीर अपराध करता है या ज्यादा जो है गलत काम करता है, तो उसकी नौकरी भी जो है वो ले सकता है। तो ये अधिकार हमको दिया है, तो इस अधिकार के तहत हमको भी जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारे गांव में आदिवासी इलाके में जिस प्रकार से हमको जो है अधिकार दिया है, हम क्या बोल रहे थे अभी, ना लोकसभा ना राज्यसभा, क्या बोलते हैं, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा कैसे, है ना। अभी मैं तो कलेक्टर जिले में एक कमेटी गठित करना चाहिए, कितने आदिवासी और दलितों का कर्जा नहीं भरा रहा है, उनका कर्जा जो है आदिम जाति कल्याण विभाग भरे। तो वो एक समिति बनाएगा, जांच करेगा, जांच करने के बाद में राज्य सरकार को जो है रिपोर्ट भेजेगा, और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रदेश के आदिवासी हरिजनों के ऊपर जब इतना कर्जा बकाया है, उस कर्जे के कारण वो आदिवासी जमीन नहीं बेचे, जमीन उसके पास सदैव रहना चाहिए। ऐसे इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार देना चाहिए, और केंद्र सरकार के पास में जब भारत देश आजाद हुआ था, ये दूसरे लोग हमारे देश में आए थे, उसी समय संविधान जब लिखाया था, तो संविधान के अनुच्छेद 275 परंतु 1 ने ये कहा है कि जब जब आदिवासी पैसा मांगेगा, तब तब आदिवासियों को पैसा देना है। उनके लिए जो है पैसा जितना जरूरत लगेगा, उसके लिए वो संविधान के 275 परंतु 1 में गच्छित धन है, उस धन को जो है हमारे पास आना चाहिए। लेकिन यहां भी जो है हमको बहुत बुरा लगता है कि हमारा जो नेतृत्व है वो जो है वहां भोपाल में जाके इस बात को नहीं उठाता। हम ये कहते हैं कि ठीक है साहब, आपकी सरकार बदल गई है, लेकिन जो है कर्जा आदिवासी और दलितों के लिए जो मध्य प्रदेश दायित्व संदिग्ध दायित्व निर्धारण नियम है, उस नियम का तो जो है वो अधिकार रखता है वो, तो उसको जो है उस नियम के तहत उसका कर्जा माफ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो है हम लोगों को जो है हमारे प्रतिनिधि को, हमारे जिला कलेक्टर को ये जानकारी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो है हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जो चुने हुए हमारे में से निकल के गए वो जनप्रतिनिधि, उनको भी कानून के बारे में जानकारी नहीं हो, तो हमको उनको सिखाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ प्रशासन है, उनको भी कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको भी सिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है हमको हमारे सही अधिकार मिलेंगे। नहीं तो क्या होगा कि मैं उदाहरण दिया, पैदा हो तो पुलिस को पूछो, मरो तो मरने के पहले भी पुलिस को पूछो। तो पूरा नियंत्रण अगर जो है सरकार का हमारे ऊपर हो जाएगा, तो भारत देश आजाद हो गया कैसे हम बोले? तो भाई हम आजाद है, हम स्वतंत्र है, तो हमारे लिए जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार के तहत जो है हम कैसे जो है लड़ेंगे, और आने वाली पीढ़ी कैसे जो है जिएगी। तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप कहेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहेंगे, या तो फिर बाद में नौकरी के क्षेत्र में कहेंगे, या जमीन के क्षेत्र में कहेंगे, तो हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही, चारों तरफ से आदिवासियों का शोषण हो रहा। तो इस शोषण के विरुद्ध में हमको जो है लड़ना चाहिए, लड़ना पड़ेगा। एक बात ये भी है कि ये इलाका जंगल वाला है, और यहाँ काफी लड़ाई भी हुई है। कुछ गलती शासन प्रशासन की होगी, कई सारी गलती हमारे लोगों की भी हुई होगी। तो गलती होने के कारण से जो है यहाँ विवाद उत्पन्न हुआ है।
तो ऐसा विवाद उत्पन्न ना हो उसके लिए हमको कानून की जानकारी भी होना चाहिए। जैसे जो है वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत आपने अगर जमीन खेड़ी है तो वो जमीन जो है 13/12/2005 के पूर्व आपने जमीन खेड़ी है तो आपको पति पत्नी के नाम पे 10 एकड़ जमीन मिलेगी और 10 एकड़ से ज्यादा खेती अगर की है तो वो ऊपर नहीं मिलेगी, 10 एकड़ मिलेगी। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। दूसरा सामूहिक अधिकार, जैसे आपका गांव जो है बसा है और आपके गांव का जो पारंपरिक व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा कि जो है आपके यहाँ किसी की शादी है तो शादी के दिन जो है आपको जो है पत्तल लगते हैं। अभी पता नहीं जो है जंगल वाले करते कि नहीं, लेकिन पहले मैंने देखा कि हम जंगल से जो है पत्ते तोड़ के लाते हैं और उसको जो है सीके जो है उसमें खाते हैं या केले के पत्ते में खाते हैं। तो जंगल से हम शादी के समय पत्तल लाते हैं, फिर खाना बनाने के लिए लकड़ी लाते हैं, सड़ी गली लकड़ी, सूखी लकड़ी लाते हैं। उसके बाद में जो है मंडप बनाते हैं तो जामुन के जो है पत्ते जो है मंडप के ऊपर जो है रखते हैं। तो ये हमारी जो है परंपरा है। लेकिन दूसरे तरफ आप अगर देखेंगे जामुन की डगाल अगर आप काट रहे हैं और फॉरेस्ट वाला आ जाएगा तो आपको ये बोलेगा, क्यों रे आदिवासी छेमटे भिलड़े चोर साले, तेरे बाप का जंगल था तो इसने डगाल काटी। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है ना। तो वो क्यों बोलता? क्योंकि वो कानून में हमको डगाल काटने का अधिकार नहीं है, हमको पत्ता तोड़ने का अधिकार नहीं है, हमको सड़ी गली लकड़ी लाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अभी जो पहले 1927 में जब अंग्रेज हमारे देश में कानून बनाए थे, जंगल को अपने पास रखने के लिए कानून बनाए थे, उस कानून में ये, लेकिन 2006 में वन अधिकार मान्यता कानून आया। उस कानून के प्रस्तावना में यह लिखा कि आदिवासियों के साथ में उपनिवेशिक काल से जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को बदलते हुए इस कानून को लाया। तो कहना, कानून का कहने का मतलब यह है कि उपनिवेशिक काल राजा राजवाड़ों के समय और अंग्रेज और सरकार के समय से आदिवासियों के ऊपर ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उस अन्याय को बदलने के लिए यह कानून लाया। तो वही हमको शादी करना है तो हम चोर कहलाते थे, है ना, चोरीज बोलते थे ना। भाई खाना खाना है, मेरे को बताओ आप कि यहाँ पर बैठे, मैंने तो अभी सुना मेरे घर में जो है अभी भी जो है गैस पर रोटी नहीं बनती। अभी मोदी सरकार आया तब जो है गैस बांटा, और मोदी नहीं था उसके पहले जो भी सरकार रही होगी तो उस समय तुम्हारे घर में गैस जलता था क्या? काय से रोटी बनती थी? लकड़ी से। तो सरकार को नहीं पता कि आदिवासी जो है चूल्हा जलाता लकड़ी से, जंगल से लाता लकड़ी, पता है कि नहीं पता है? लेकिन जब जो है रोटी खाना, पेट भरना, जिंदा रहने के लिए जंगल में से लकड़ी लाकर चूल्हे में जो है लकड़ी जलाएंगे और उसके ऊपर रोटी सेक के जो है पेट भरेंगे तो हम चोर हो गए। देखो आजाद भारत में आदिवासी चोर। तो पैदा होने के समय लकड़ी लगती हमको, मरने के समय लकड़ी लगती हमको, जिंदा रहने के समय लकड़ी लगती हमको, शादी करने के समय लकड़ी लगती हमको। तो अंग्रेजों से बनाया हुआ कानून में हमको चोर कहा। लेकिन वन अधिकार मान्यता कानून 2006 में आपको यह अधिकार दिया है कि आप जंगल से पारंपरिक रूप से जो जड़ी बूटी हो, फल फूल, भाजी सब्जी, या तो जंगल से जो है सड़ी गली लकड़ी लाने का, या शादी के समय लाने का, या देवी देवता जो घिंचरी बनाते हैं उसको लाने के लिए, ईंधन का डाला लाने के लिए, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था जो है अंग्रेजों से पहले से चलती आई, उस व्यवस्था को कायम रखते हुए कानून ने ये कहा है कि आदिवासियों की परंपरा अनुसार जो अधिकार आदिवासियों को दिए गए हैं वो अभी कानूनी रूप से आपको मिल गए। अभी आप शादी कर सकते हैं, आजादी है आपको, आप रोटी खा सकते हैं, आपको कोई चोर नहीं बोलेगा। अगर वो चोर बोलता है तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना। क्यों? क्योंकि वन अधिकार मान्यता कानून ये बोल रहा है। अध्याय 2 हम अभी देख रहे थे, अध्याय 2 में ये कहा है कि आपको इस
स्कूल बनाना है, आंगनवाड़ी बनाना है, दवाखाना बनाना है, पानी की टंकी बनाना है, सड़क बनाना है, बिजली ले जाना है। उसके बाद में आपको जो है सामुदायिक भवन बनाना है और आपको नाचने का जो है मैदान बनाना है, खेलने का मैदान बनाना है। जो भी आपका परंपरा अनुसार जो है आपकी आवश्यकता है, उसको बनाने के लिए आप 75 पेड़ काट सकते हैं एक बार में, और 1 हेक्टेयर जमीन मतलब 5 एकड़ जमीन आप किसी के पूछे बिना आपकी ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके 5 एकड़ जमीन और 75 पेड़ काटने का अधिकार आपको कानून ने दिया। तो ये हक आपको मिल गया है और 10 एकड़ जमीन मिल गई है। दूसरा जो है आपका पारंपरिक सीमा के अंदर जितना भी जल, जंगल और जमीन आता है, आप जो है आपकी पारंपरिक सीमा आपके बुजुर्गों ने जो है जो तय की है, उस सीमा का सीमांकन आप करना चाहिए। उसके बाद में एक सामुदायिक दावा भरना चाहिए। उस सामुदायिक दावे में कॉलम है अलग अलग। आपका पानी कहां पर है, आपके जानवर चरते कहां हैं, आपके जानवर पानी कहां पीते, आप नहाते कहां हैं, आपका पानी पीने का स्रोत क्या है, आप मछली और केकड़े कहां से मारते हो, आप जो है जड़ी बूटी कहां से लाते हैं, आप जो है फल फूल कहां से लाते हो, आप जो है आपका देवस्थल कहां पर है। ये सारे कॉलम है, वो कॉलम भर के हमको अपना दावा सरकार के सामने रखना है और पूरा गांव का कब्जा हमको लेना। ये कानून जब बना, ये कानून बनाने के लिए पूरे देश भर के आदिवासी लग गए थे, क्योंकि इतना अन्याय फॉरेस्ट विभाग ने आदिवासियों के साथ में किया। कई सारे आदिवासियों को सिर मोड़ दिए, गंजी करके जो है डामर लगा दिया, 10-10 किलोमीटर तक जो है जीप के पीछे बांध के घसीटा गया, कई सारे आदिवासियों को मार डाला गया। इस तरह से अन्याय को देखते हुए पूरे देश के आदिवासियों ने मिलकर ये कानून बनवाया सरकार के ऊपर दबाव डाल के। तो इस कानून में आपको ये अधिकार है कि आप जो है आपका गांव का पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला सारा सामुदायिक संसाधन आप ले सकते हैं। और इस कानून की मंशा छोटी नहीं थी, टुकड़े की बात नहीं थी, 5 एकड़ 10 एकड़ की बात नहीं थी, एक गांव की बात नहीं थी। इस कानून का जो है मंशा ये था कि जिस समय टंट्या मामा, खाजा नायक, भीमा नायक, बिरसा मुंडा ने लड़ाई करी थी, वो टुकड़े के लिए नहीं लड़े थे। ये लोग लड़े थे इलाके के लिए। वो इलाका कैसे हमको मिलेगा, तो ये इनकी लड़ाई है। इनकी लड़ाई जो इन्होंने आधे समय में आधी लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जान निछावर कर दिया था, वो लड़ाई हमको बढ़ाना है। उस लड़ाई के तहत जो है ये आपका वन अधिकार मान्यता कानून ये कहता है कि पारंपरिक सीमा आप तय करो, और आपकी एक गांव की पारंपरिक सीमा, पड़ोस के गांव की पारंपरिक सीमा, अगले गांव की पारंपरिक सीमा, अगले गांव की, अगले गांव की, अगले गांव की, अगले गांव की, ऐसे अनेक गांव जहां जहां आदिवासी है, उन आदिवासी गांवों की सीमा तय करके वो सारे आदिवासी अपने अपने गांव का सामुदायिक अधिकार ले लिया, तो ये पूरा इलाका हमारा होगा। ये इनकी जो मंशा थी, बिरसा मुंडा का जो सपना था कि इलाका हमारा होना चाहिए और इस इलाके में राज हमारा होना चाहिए, तो इनका कानून हमारे इलाके में नहीं चलना चाहिए। अभी जो है 126 कानून इनके जो है जो आदिवासी इलाके में चलना नहीं चाहिए, 126 कानून हमारे इलाके में ये चला रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपका पेशा कानून लागू होगा। अब कैसे लागू होगा पेशा कानून? भाई 1927 का वन अधिनियम लागू है, अभी जो है वन अधिकार मान्यता कानून 2006 आ गया, तो 1927 चलेगा या 6 चलेगा? पुराना कानून तो बदलता है तभी नया बनता है, तो पुराना अंग्रेजों का कानून बदल गया, 1927 वाला बदला तो ये नया आया ना 6 वाला। तो उसी ढंग से हमारे आदिवासी इलाके में कई सारे जो हमारे साथी लोग मेरे से पूर्व में बोल रहे थे ना, आईपीसी, सीआरपीसी, तो ये तो गैर आदिवासी इलाके के लिए है ना, तो वो कानून हटाओ
पुलिस हटाओ, फॉरेस्ट हटाओ, ये इलाका हमको दे दो, हमको पारंपरिक व्यवस्था से चलने दो, हमको पारंपरिक व्यवस्था से कानून कायदा चलाने दो। ये समय अभी आ रहा है साथियों। ये टंट्या मामा का जो आधी लड़ाई है, खाजा नाइक का आधी लड़ाई है, बिरसा मुंडा की जो आधी लड़ाई है, यही इनकी लड़ाई थी। और यही लड़ाई को लड़ते हुए हमको भी जो है हमारा इलाका हम कैसे लेंगे, ये लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए इलाके को लेने की बात हम करेंगे। तो जो है वन अधिकार मान्यता कानून को बदलने के लिए बहुत सारे कानून मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ला रहा है, जिसमें से जो है अभी 2022 में जो है कानून आया है, जिसको वन कानून हम कहेंगे। उस वन कानून में राजेश भाई बोल रहे थे, लेकिन जो है वो दंड के ऊपर सिर्फ बोला। लेकिन कानून क्या है कि जिस प्रकार से जब कोई भी आदमी जंगल में धार हथियार लेके घूमते हुए पाया गया, तो उस आदमी को पकड़कर फॉरेस्ट वाला हाजत एक बनाएगा, हवालत जैसे पुलिस में हवालत है, फॉरेस्ट में हाजत एक बनेगा, उस हाजत में डाल देगा और जितना मारना है उसको मारेगा। उसके बाद में उसको कोर्ट में पेश करेगा, और कोर्ट में जब पेश करेगा तो दूसरे अपराधों में हमको जो है अपने साक्ष्य में कोई गवाह पेश करने का हमको अधिकार होता है, हमारे साथ में वकील खड़ा करने का हमको अधिकार होता है। लेकिन जो ये नया कानून जो है भारत सरकार ला रही है, इसमें आपको जो है वकील खड़ा करने का भी हक नहीं है, आपको गवाह खड़ा करने का भी हक नहीं है। जो फॉरेस्ट ने लिख दिया वही फैसला मजिस्ट्रेट का होगा। और दूसरा जो है वो दंड की बात है, तो दंड जो है अभी 25 लाख, कम से कम 25 लाख, अधिकतम 50 लाख का दंड जो है फॉरेस्ट को देने का अधिकार है। तीसरा जो है अभी मजिस्ट्रेट को गोली मारने का अधिकार है, लेकिन ये कानून आ जाएगा तो बिडगार्ड को गोली मारने का अधिकार मिल जाएगा। तो कोई भी धार हथियार लेके जाएगा वो अपराधी माना जाएगा, और उसके बाद में जो है वो गोली मार सकता है, और गोली मार देगा तो हम उसके विरुद्ध में जा नहीं सकते। अभी कोई फॉरेस्ट वाला गोली मारता, पत्थर मारता, तो हम फॉरेस्ट के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते। लेकिन नए कानून में ऐसे प्रावधान है कि आप फॉरेस्ट विभाग के विरुद्ध में जा नहीं सकते। आखिरी बात यह है कि आपको मेरे को अगर फंसाना है कि ये गजानन जो है आदिवासियों को भड़काता है, या कानून की जानकारी देता है, या तो इनको सिखाता है, मेरे को अगर फंसाना है तो कोई भी गरीब आदिवासी को दराता, खुरपी, कुल्हाड़ी, गेती, पावड़ी, कोई भी धार हथियार जो लोहे का बना होगा वो लेके कोई भी गरीब आदमी को पकड़ लाएंगे, और ऐसा जो है लिख देंगे कि मेरे को गजानंद ने भेजा था झाड़ काटने के लिए। वो आदमी बोल देगा तो मेरे ऊपर भी जो है वही प्रक्रिया होगी। जो आदमी धार लेके जा सकता, हो सकता वो गोली मार दे, या तो जो है मुझे उम्र कैद की सजा कर दे, या मुझे 25 लाख दंड में छोड़े, या 50 लाख दंड में छोड़ेंगे। तो ऐसा जो है कानून आया है, तो इसके विरुद्ध में भी अभी दिल्ली में या भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करने को सोच रहे हैं कि जो कानून आया है वन अधिकार मान्यता कानून, जब तक उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो जाए, लोगों को अधिकार नहीं मिल जाए, जब तक कोई भी नया कानून नहीं बने। तो ये भी एक बात थी। तो धन्यवाद दादा।